हाँ, तो आज मैं आप लोग को पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आइए रिचर्ड्स के समीक्षा सिद्धांत के संदर्भ में बताने जा रही हूँ। ध्यान दीजिए। आइए रिचर्ड्स आधुनिक समीक्षा सिद्धांत को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया। उनके समीक्षा सिद्धांतों को हम निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। पहला है मूल्य सिद्धांत, दूसरा है मूल्य की परिभाषा, तीसरा है मनोवेग और उनकी कोटियाँ, चौथा है जीवनगत एवं काव्यगत सामंजस्य, पांचवा है मनोवेगों की निष्प्रयोजनता, छठा है कला और नैतिकता, सातवां है संप्रेषण सिद्धांत, आठवां है काव्य भाषा एवं अर्थमीमांसा और नौवां है मूल्यांकन। तो आइए हम लोग इस पर विचार करें। आइए रिचर्ड्स ने इस बात पर बल दिया कि सौंदर्य कला और जीवन का निकटतम संबंध है। उन्होंने आलोचना के दो आधार प्रस्तुत किए, मूल्य का लेखा तथा संप्रेषण का लेखा। मूल्य किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें उसकी रुचि निहित है, अर्थात यदि कोई वस्तु हमें रुचिकर प्रस्तुत होती है तो वह हमारे लिए मूल्यवान हो जाता है। रुचि का संबंध पहले अनुभूति से है और फिर इच्छा तथा प्रवृत्ति से, अतः मूल्य और अनुभूति पर्याप्त है। यही मूल्य की मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसी आधार पर विकसित सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक मूल्य सिद्धांत कहा जाता है। रिचर्ड्स ने अपने सिद्धांत प्रयोजन में जिस मनोविज्ञान का उपयोग किया है वह दो भिन्न शाखाओं का मिश्रण है। एक है व्यवहारवादी मनोविज्ञान तथा दूसरा है मनोविश्लेषण। दोनों के मिले जुले रूप पर ही उनकी आलोचना पद्धति आश्रित है। मूल्य की परिभाषा का मैं भी हिंदी अनुवाद आपको बता रही हूँ। कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है मूल्यवान है। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। ऐसी कोई भी वस्तु मूल्यवान है जो समान या अधिक महत्वपूर्ण इच्छा को बिना कुंठा के किए किसी को संतुष्ट करती है। इन परिभाषाओं के अनुसार सबसे मूल्यवान वस्तु वही है जिसमें अधिकतम इच्छाओं की अधिकतम संतुष्टि हो। इस प्रकार रिचर्ड्स शक्तिशाली इच्छा को महत्वपूर्ण मानते हैं। मनोवेग और उनकी कोटियाँ। रिचर्ड्स के अनुसार मन आवेगों का तंत्र है और आवेग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई मानसिक घटना होती है और उस प्रक्रिया का प्रारंभ होता है किसी उद्दीपन से और अवसान होता है किसी कार्य से। अर्थात आवेग मन की एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो किसी उद्दीपन से उत्पन्न होकर किसी कार्य में परिपात होती है। उनके अनुसार मन के आवेग दो प्रकार के होते हैं, इच्छा या आसक्ति मूलक और दूसरा है द्वेष और निवृत्ति मूलक। इसमें इच्छा प्रवृत्ति मूलक आवेग है और द्वेष विरक्ति मूलक। इसलिए मनुष्य इच्छा की संतुष्टि के लिए जितना प्रयत्न करता है उतना ही द्वेष की निवृत्ति के लिए भी करता है, क्योंकि एक की अनुभूति अनुकूल होती है, दूसरे की प्रतिकूल। काव्य आवेगों को संतुष्ट करने का साधन है, क्योंकि कलाओं का जन्म असाधारण व्यक्तियों के जीवन के उन क्षणों में होता है जब अनुभूतियों पर उनका अधिकतम नियंत्रण रहता है। कवि की अनुभूति पाठक को भी अनुभूत कर देती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता के प्रभाव से भावों का व्यायाम और परिष्कार होता है। इसी प्रकार रिचर्ड्स भी मानते हैं कि काव्य के अध्ययन से सहृदय के राग तत्व का परिमार्जन होता है। जीवनगत एवं काव्यगत सामंजस्य। मनोवेगों का सामंजस्य तो जीवन में होता है, किंतु काव्य के द्वारा जो सामंजस्य उत्पन्न होता है वह अधिक जटिल और मूल्यवान होता है। कला की विशिष्टता यह है कि उसमें साधारण जीवन की सरल मन स्थिति की तुलना में अधिक मानसिक संकुलन मिलता है। अधिकतर लोगों के मन में अव्यवस्थित रूप से विद्यमान भावों को भी कलाकार की रचना व्यवस्था देती है।
मनोवेगों का निष्प्रयोजन। मनोवेगों का सामंजस्य इस रूप में निष्प्रयोजन होता है कि वह कर्म में प्रेरित नहीं करता। रिचर्ड्स ने मनोवेगों के संतुलन की अवस्था की तुलना उस खिलाड़ी से की है जो खेल में भाग लेने के लिए तैयार है। उसमें कर्म के संस्कार विद्यमान है, कर्म में आसक्ति होती है किंतु कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। काव्य का वर्गीकरण। आवेगों की संतुष्टि के आधार पर रिचर्ड्स काव्य के दो भेद मानते हैं। एक है अपवर्जी काव्य, दूसरा है अन्वेषी काव्य। अपवर्जी काव्य में अन्य आवेगों का समायोजन हो जाता है या एक ही आवेग रहते हुए भी दो के सजातीय होते हैं। अंतर्वेशी काव्य में सबसे बड़ा उदाहरण त्रासदी है, जिसमें भय एवं करुणा जैसे विरोधी भावों का सामंजस्य होता है। अंतर्वेशी काव्य अपवर्जी काव्य से श्रेष्ठ है। कला और नैतिकता। रिचर्ड्स ने कला में नैतिकता को अनिवार्य माना, किंतु वह प्रचलित और परंपरागत धारणा से अलग है। उनके अनुसार नैतिकता की समस्या अर्थात जीवन में हम अधिकतम मूल्य कैसे प्राप्त करें, यह समस्या वस्तु संगठन की समस्या बन जाता है। संगठन की यह समस्या व्यक्ति विशेष के जीवन से ही संबंध नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के जीवन के पारंपरिक सामंजस्य से भी संबंध है। अतः नैतिकता और मूल्य में कोई भेद नहीं है। रिचर्ड्स की मान्यता है कि नैतिकता संबंधी यह धारणा फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित है। इस प्रकार रिचर्ड्स ने काव्य के निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया। पहला है, कला मानव व्यापारों से संबंध है, उसे पृथक नहीं है। दूसरा है, मानव क्रियाओं में कला का कविता सर्वाधिक मूल्यवान है। और तीसरा है, किसी मानव क्रिया या मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ तक मनोवेगों को सुव्यवस्था प्रदान करती है, यानी हमारे मनोवेगों को। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत को हम कला का अनिवार्य गुण मानते हैं। उनके अनुसार कला वह माध्यम है जिसके द्वारा कलाकार अपनी अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अतः प्रभावपूर्ण अभिव्यंजना को संप्रेषण कहा जा सकता है। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का अनुकरण है और न ही दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अव्यवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता में संप्रेषण है। संप्रेषण तब होता है जब वातावरण पर किसी मन की ऐसी क्रिया होती है कि दूसरा मन उससे प्रभावित हो उठता है तथा मन की अनुभूति पहले मन की अनुभूति के समान हो जाती है। रिचर्ड्स का यह संप्रेषण भारतीय साधारणीकरण के सिद्धांत का एक रूप है। काव्य भाषा एवं अर्थ मीमांसा। रिचर्ड्स ने काव्य भाषा के दो रूप माने। पहला है वैज्ञानिक और दूसरा है रागात्मक। वैज्ञानिक भाषा सरल, सीधी और सपाट होती है। रागात्मक भाषा में रमणीयता तथा वक्रता होती है। रिचर्ड्स ने काव्य भाषा के संदर्भ में बताया कि इसके चार तत्व होते हैं। पहला है मुख्यार्थ का वस्तुबोध, वस्तु स्थिति की परिचारिका का शब्द शक्ति। दूसरा है भावना, वस्तु के साथ लेखन का रागात्मक संबंध। तीसरा है वाचन भंगी या ध्वनि, सहृदय या श्रोता के प्रति लेखक की चेष्टा या मनोभाव। चौथा है उद्देश्य, कलाकार का अभिप्राय जो उसके अनुभव आदि की समग्रता को विशिष्टता प्रदान करती है। श्रेष्ठ काव्य में इन चारों का होना आवश्यक है। विज्ञान में मुख्यार्थ प्रधान होता है, वह काव्य भाषा में भावना प्रधान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिचर्ड्स के विचार मौलिक और चमत्कारपूर्ण है। उन्होंने पहली बार अंग्रेजी साहित्य में व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का प्रयास किया तथा आलोचना का एक संपूर्ण शास्त्र प्रस्तुत किया। इसके लिए मनोविज्ञान को अपनी आलोचना पद्धति के आधार बनाया। धन्यवाद।